Hello students, today we are going to start our second chapter of physics in 10th standard. The name of the chapter is magnetic effect of electric current. Previously we have done electricity. If you have not watched the electricity lectures, then it is highly recommended that you must watch the lectures of chapter number 12. There are two lectures, you can find it in my channel, and it is highly recommended that you must watch them and then start with chapter number 13 because the chapters are interrelated. Okay, so first of all, ये जो फैक्ट है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इस फैक्ट को सबसे पहले क्रिश्चियन हेनरी ऑरस्टेड ने स्टैब्लिश किया था. क्रिश्चियन हेनरी ऑरस्टेड वॉज अ डच फिजिसिस्ट एंड ही स्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ऑरस्टेड का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंटर रिलेट करने का जो क्रेडिट है वो क्रिश्चियन हेनरी ऑरस्टेड को जाता है और मोस्ट फेमसली नोन एज ऑरस्टेड. ऑरस्टेड was a Dutch physicist and while performing a random experiment, एक्चुअली ऑरस्टेड का जो फील्ड ऑफ स्टडी था वो दूसरा था. ऑरस्टेड का फील्ड ऑफ स्टडी दूसरा था और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे. उनका कोई एक्सपेरिमेंट होगा, किसी उनका जो भी फील्ड ऑफ स्टडी था, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट जो भी उनका स्टडी था उस फील्ड में वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करते करते वो क्या कर रहे थे, वो रैंडमली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्विच को, जो कि ये रहा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के स्विच को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ लगातार प्रेस कर रहे थे, लगातार प्रेस कर रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, प्रेस कर रहे थे, फिर छोड़ रहे थे, प्रेस कर रहे थे, फिर छोड़ रहे थे. तो कंटिन्यूसली इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे थे. ऐसा करने से सडनली उनकी नज़र पास में रखे हुए एक मैग्नेटिक नीडल पर पड़ी. मैग्नेटिक नीडल पर जब उनकी नज़र पड़ी, ये मैग्नेटिक नीडल था, जैसे ही उन्होंने इस सर्किट को ऑन करा तो उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल ने अपनी पोजीशन को बदल दी, अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाया है ये मैग्नेटिक नीडल की नई पोजीशन हो गई. फिर जब इन्होंने वापस से इस की को छोड़ दिया, इन्होंने देखा कि ये जो नीडल है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई. फिर जैसे ही उन्होंने प्रेस किया तो नीडल जो थी वापस से अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई. और इस तरह से जब तक जैसे वो प्रेस करते नीडल अपनी जगह से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती. सपोज़ ये नीडल थी, ये इसकी नीडल की ओरिजिनल पोजीशन थी, जैसे ही की को प्रेस करते ये नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती. फिर जैसे ही की को वापस से छोड़ देते, ऑफ कर देते, ये नीडल अपनी जगह पर वापस आ जाती. फिर वापस प्रेस करते ये नीडल अपनी जगह से वापस घूम जाती. फिर ये वापस प्रेस करते ये नीडल है अपनी जगह पर वापस आ जाती. तो इससे क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने क्या कंक्लूड किया, ऑरस्टेड ने ये दिमाग लगाया कि ये जैसे ही अगर ये पेंसिल है ये अपनी जगह से तब तक नहीं हिल सकती जब तक कोई इस पर फोर्स लगाए. ठीक है, तो अगर ये करंट के पास करने से ये मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, क्योंकि की को प्रेस किया, की को प्रेस करने से क्या हुआ, करंट पास हुआ. जब करंट पास हुआ तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने इस पर ज़रूर कोई फोर्स लगाया होगा जिससे कि ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है, इसकी जो नीडल होती है ये बनी हुई होती है मैग्नेट की. अब मैग्नेट को बिना टच करे कौन फोर्स लगा सकता है? इट इज़ ऑब्वियस कि मैग्नेट को बिना टच करे अगर कोई फोर्स लगा सकता है तो वो कोई दूसरा मैग्नेट ही होगा. और ये बिना टच करे फोर्स कब लगा रही थी, जैसे हमने इस की को प्रेस किया. जैसे हमने इस की को प्रेस किया तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने इसको बिना टच करे और इस पर फोर्स लगा दिया. मैग्नेट को बिना टच करे उस पर फोर्स लगाने वाला कौन हो सकता है? सिर्फ कोई दूसरा ही मैग्नेट हो सकता है. इसके अलावा मैग्नेट को बिना टच करे कोई दूसरा मटेरियल फोर्स नहीं लगा सकता. तो ऑरस्टेड का कंक्लूजन क्या था? ऑरस्टेड का कंक्लूजन ये था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो करता है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, ये इस नीडल पर फोर्स लगा रहा था. फिर करंट का फ्लो होना बंद हुआ, फोर्स लगना बंद हो गया, नीडल अपनी जगह पर वापस आ गया. फिर जैसे ही हमने प्रेस किया तो नीडल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई. तो अगर किसी मैग्नेट पर बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आसपास ज़रूर से कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है. इसने आसपास कोई भी दूसरा मैग्नेट नहीं देखा था
और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर रिपीट करा और सेम कंक्लूजन हर जगह मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, जब इसमें से करंट पास होती है, या फिर जो कंडक्टर है ए बी, जैसे ही इसमें से करंट पास होती है तो ये क्या बन जाता है, ये मैग्नेट बन जाता है। तो ऑरेस्टेड ने ये कंक्लूड कर लिया, ऑरेस्टेड ने ये रिजल्ट हमें दे दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी था वो दूसरा था। फिर उन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के इंटर रिलेशन को छोड़ा और वो आगे बढ़ गए, और फिर इसकी स्टडी जैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्टडी करी, जैसे मैक्सवेल हो गए, फैराडे हो गए, लॉरेंज हो गए, इन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करी। ऑरेस्टेड ने बस क्या करा, ऑरेस्टेड ने बस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इंटर रिलेट कर दिया। वो भी उनसे एक्सीडेंटली हो गया था, उनका फील्ड ऑफ स्टडी दूसरा था, वो कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट सडनली उन्होंने ये रियलाइज़ किया और उन्होंने जल्दी से ये कंक्लूजन निकाल दिया। और फिर जो अपनी स्टडी थी, उनकी जो स्टडी थी जिसके बारे में वो पढ़ाई कर रहे थे, वो उस पर डेविएट हो गए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करने के लिए फैराडे, लॉरेंज, मैक्सवेल, इन्होंने अपनी स्टडी करी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अलग अलग रूल्स बनाए। ठीक है, तो ये ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया। सिंपली ऑरेस्टेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक की को बार बार प्रेस कर रहे थे। जब उन्होंने की को प्रेस कर रहे थे तो सडनली उनकी नज़र किस पर पड़ती है, पास में रखे हुए एक मैग्नेटिक कंपास पर, जो कि डिफ्लेक्ट हो रही थी की को प्रेस करने पे। तो कंक्लूजन ये निकला कि जैसे ही इस कंडक्टर ए बी में से करंट पास होती है तो ए बी क्या करने लग जाता है, ए बी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है और एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सकता है। क्योंकि ऑरेस्टेड ने देखा कि इस पर फोर्स लग रहा है तो ऑरेस्टेड ने ये कंक्लूड कर लिया कि ए बी ज़रूर से क्या होगा, एक मैग्नेट, क्योंकि आसपास कोई और मैग्नेट था नहीं। तो ऑरेस्टेड ने कंक्लूजन ये निकाला कि किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास कराई जाती है तो जब तक उसमें से करंट फ्लो करती रहती है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, आप लोगों ने साइंस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तो ऐसे ही काम करता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब आप एक कंडक्टर में से जब आप करंट पास करवाते हो तो वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाता है और दूसरे मैग्नेट्स को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम चैप्टर्स में और नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। तो अभी फाइनली हमने बस ये सीखा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट किसने किया, ऑरेस्टेड ने किया। ऑरेस्टेड का फील्ड ऑफ स्टडी दूसरा था तो उन्होंने बस रिलेट करके छोड़ दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो स्टडी है वो दूसरे साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम करते गए और अपने रूल्स बताते गए। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह काम करती है तो किस रीजन में ये अपने फोर्स को शो कर सकती है, ऐसे इसके आसपास के वो कौन कौन से एरिया होंगे जहाँ पर हम करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार वापस से ये क्लियर कर लीजिए कि ऑरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था। ऑरेस्टेड ने बस ये बता दिया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह काम करता है और अगर मैग्नेट की तरह काम करेगा तो उसके आसपास रखे हुए मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जब आसपास रखे हुए मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कहाँ हम उन मैग्नेट को रख सकते हैं जहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करे। हम मैग्नेट को थोड़ा सा दूर ले जाते, फोर्स एक्सपीरियंस करना बंद, थोड़ा सा पास ले आते, वापस से एक्सपीरियंस करता। तो ऐसा मैग्नेट अपने आसपास ऐसा क्या कर लेता है कि जहाँ पर उससे लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। तो आंसर है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो अपने आसपास एक एरिया बना लेता है, एक रीजन बना लेता है, जिसके आसपास जिसमें उस रीजन में जिसके अंदर जिस रीजन में उस मैग्नेट से लगने वाले फोर्स को कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस कर सके। जस्ट लाइक योर स्कूल कैंपस, जैसे स्कूल का कैंपस होता है तो जैसे ही स्कूल के कैंपस के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें स्कूल के रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करने लग जाएंगे तो आपको सारे मैग्नेटिक फील्ड के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड एक वो एरिया होता है जिसमें कोई भी मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे मैग्नेट ने अपने आसपास ये इस तरह से एक बाउंड्री, ये जैसे कोई ये मैग्नेट रखा हुआ है, बार मैग्नेट,
ठीक है। अब जैसे ये जो जैसे मैग्नेट है, बार मैग्नेट इसके नॉर्थ और साउथ मैंने आपको बता दिए। अब इसके आसपास ये मैंने इसकी एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। जैसे ही हम इसकी बाउंड्री में एंटर करते हैं, हम इसमें रखे या इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। मतलब कोई भी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे यहाँ पर एक आयरन नेल रखी हुई है, आयरन नेल जैसे ही सर्कल के अंदर आती है ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, बट जैसे ही हम इस सर्कल के इस सर्कल से बाहर ले जाते हैं नेल को, तो इस पर फोर्स नहीं लगता है। तो रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि ये जो अभी जो ये नेल है ये इस मैग्नेट की पकड़ से बाहर है। पकड़ से बाहर है मतलब ये मैग्नेट की फील्ड से बाहर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया हो गई या वो जगह हो गई जहाँ पर मैग्नेट क्या करता है, दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल्स पर फोर्स लगा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डेफिनेशन हमने बनाई? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ये बनाई, द स्पेस और रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये स्पेस मैंने बना दिया मैग्नेट के चारों तरफ, इसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो इससे अट्रैक्ट या रिपेल हो जाएगा, या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन नेल आया तो आयरन नेल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाओगे तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। फोर्स एक्सपीरियंस कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आओगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब उस एरिया के अंदर आओगे। जैसे स्कूल के रूल्स तब फॉलो होते हैं जब आप स्कूल कैंपस के अंदर एंटर करते हो। बाहर जाते हो तो सारे रूल्स आप अपने लगाने लग जाते हो। जैसे स्कूल कैंपस के अंदर है आपको स्कूल के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ता है। सेम ऐसे ही है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आओगे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे ही फील्ड के बाहर चले जाओगे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को शो कैसे करें हम? जैसे स्कूल के कैंपस को शो करने के लिए बाउंड्री वॉल्स बना दी गई हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करने के लिए हमने क्या करा? हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे स्कूल की बाउंड्री जो है, बाउंड्री वॉल जो है वो आपको फिजिकली दिखती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप फिजिकली उनको देख नहीं सकते हो। ये सिर्फ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, थियोरी में होता है सिर्फ, प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस, किसी भी जगह अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को बताना है या आपको किसी और को बताना है कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस होती हैं, कभी भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, कभी भी आप इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सिर्फ आप पेपर पर ही बना सकते हो। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर वन ये कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेट के बाहर तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है, और मैग्नेट के अंदर वो ट्रेवल करती है साउथ से नॉर्थ। सपोज ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है। तो मैग्नेट के बाहर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, ठीक है। नॉर्थ से निकल रही है, हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। पर मैग्नेट के अंदर देखिए, मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से एंटर कर रही है वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि कंटिन्यूअस आती है और नॉर्थ पोल को ज्वाइन करती है। तो मैग्नेट के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर क्या हो गई? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। और इस तरह से ये अपना जो सर्कल है, जो पाथ है, वो कंप्लीट करती है और इसके पाथ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। इसलिए हम ये बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। लूप का मतलब कंप्लीट पाथ, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। लूप का मतलब एंडलेस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ये एंडलेस होती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आती है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर टू ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आपने एक टेंजेंट बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने एक टेंजेंट बना दिया, तो वो टेंजेंट क्या करेगा? उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे ये, पहले तो मैं आपको ये सिखाता हूँ टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट सर्कल में होता है और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सिर्फ कर्व को टच करते हुए निकल जाती है,
जैसे ये सर्कल था और सर्कल को टच करते हुए जो लाइन पास हो गई वो होती है टेंजेंट। सर्कल के अंदर से नहीं जाएगी और सर्कल से दूर भी नहीं रहेगी, बस सर्कल को टच करते हुए निकल जाएगी। तो ऐसी लाइन जो कि किसी भी कर्व को टच करते हुए निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस कर्व पर आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए थी, तो आपने क्या किया, P पॉइंट पर एक टेंजेंट बना दिया, एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को टच करते हुए निकल जाए। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। अब जैसे आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया। Q पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गई, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए, ये सपोज R पॉइंट है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर R पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया। तो ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है इधर, वो ही मैग्नेटिक फील्ड की R पॉइंट पर डायरेक्शन है। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर, ठीक है। अब है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, देखिए सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। मान लीजिए अगर इन्होंने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट अगर इन्होंने कर दिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, एक फर्स्ट कर्व के लिए और एक सेकेंड कर्व के लिए। फर्स्ट कर्व के लिए हमने जो टेंजेंट बनाई वो ऐसे आ गई और इसने मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से शो कर दी। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ये इस डायरेक्शन में। अब अगर सेकंड वाला जो कर्व है, सेकंड कर्व पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की सेकंड कर्व पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से शो करी। तो एक पॉइंट पर किसी भी चीज़ की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स होंगे और दो टेंजेंट्स क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस बताएंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज़ की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहले पॉइंट में हमने क्या सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ से ट्रेवल करती है और साउथ तक जाती है, कहाँ पर, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, साउथ से नॉर्थ। और इस तरह से वो पूरा अपना जो सर्कल है, लूप है, वो कंप्लीट करती है और उसके पाथ में कोई भी एंड नहीं है। मतलब उसका पाथ कैसा है, उसका पाथ कंटिन्यूअस है, पूरा गोल है, उसका पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, वो कहीं बीच में ब्रेक नहीं होती है। दूसरे पॉइंट पर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे P पर बनाई तो P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस जगह जहाँ पर टेंजेंट पॉइंट कर रहा है। Q पर बनाई तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, जहाँ पर टेंजेंट पॉइंट कर रहा है। R पे हमने बनाया, R पे हमने बनाकर देखा कि R पर डायरेक्शन हो गई ये, जहाँ पर टेंजेंट पॉइंट कर रहा है। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल जाती है। थर्ड में हमने ये सीखा कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स बन जाएंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि दो टेंजेंट्स क्या करेगी, दो टेंजेंट्स दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी सिंगल पॉइंट पर। किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर एक चीज़ की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पर पास पास होती है, जितनी ज़्यादा क्लोजर होती है, जितनी ज़्यादा डेंस होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये देखिए, ये हमने एक ही साइज़ के 3 स्क्वायर्स ले लिए। अब हमने उन स्क्वायर्स को 3 अलग अलग जगहों पर रख कर देखा। पहला था A1, दूसरा था A2 और तीसरा था A3, मतलब एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 में जब हमने नाप कर देखा तो हमने देखा कि एरिया 1 में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्लोजर है, फिर एरिया 2 में थोड़ी दूर दूर हो गई और एरिया 3 में बहुत ज़्यादा दूर हो गई। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला हमने, इसमें कंक्लूजन ये निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोजर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दूर दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। तो इन तीनों जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लोज है, A1 में क्लोज है, तो A1 पर फील्ड सबसे ज़्यादा है, फिर A2 में और फिर A3 में।
तो जहाँ पर दूर होती रहेंगी वहाँ पर फील्ड वीक हो जाएंगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास रहेंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ आते आते हो गई ये वीक। तो जैसे जैसे लाइंस के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जा रही है। बट अगर स्पेसिंग ही नहीं बढ़े तो क्या होगा, इनके बीच की स्पेसिंग अगर फिक्स रहे, जैसे इनके बीच की स्पेसिंग फिक्स रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो स्ट्रांग होगी ना वीक होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म। पैरेलल लाइंस के बीच में, जैसे कि आप जानते हैं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी स्पेस चेंज नहीं होती। अगर स्पेस चेंज नहीं होती है तो मैग्नेटिक फील्ड ना तो वीक हो पाएगी ना स्ट्रांग हो पाएगी, वो जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। पैरेलल लाइंस क्या सिग्निफाई करती है, पैरेलल लाइन सिग्निफाई करती है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पर कैसी होती है, जहाँ पर पैरेलल लाइंस होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म, मतलब ना चेंज होने वाली। क्योंकि स्पेसिंग के चेंज होने से आप फील्ड का स्ट्रॉन्ग या वीक बता सकते हो। जहाँ पर लाइंस पास पास है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग, और जहाँ पर दूर हो गई वहाँ पर वीक। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर वीक। बट अगर इनके बीच की स्पेसिंग ही चेंज नहीं हो जाती तो आप कैसे बता पाओगे कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कहाँ पर वीक है, क्योंकि हर जगह स्पेसिंग कैसी है, बराबर। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगी वहाँ पर क्या होगी, फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमने करा क्या, हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया ए बी को बैटरी के दोनों एंड से हमने क्या करा, बैटरी के दोनों एंड से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ए बी को हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया, और ये जो ए बी था कंडक्टर, जैसे ये ए बी कंडक्टर है, इसके बीच में हमने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दिया, जैसे कुछ इस तरह से। मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ये कंडक्टर है ए बी, ये ए बी कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके बीच में ये कार्डबोर्ड का पीस है। अब हमने क्या करा, इस कार्डबोर्ड के पीस में एक होल किया और कंडक्टर को इसके आर पार निकाल दिया। कुछ इस तरह से हमने क्या करा, इस कार्डबोर्ड के पीस पे एक होल किया और कंडक्टर को उसके आर पार निकाल दिया, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। फिर हमने क्या किया, ये जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा था हमारे पास, इसके चारों तरफ हमने आयरन की फिलिंग्स, मतलब आयरन का जो चूरा होता है, लोहे का जो चूरा होता है, वो हमने इसके चारों तरफ स्प्रेड करनी ऐसे स्टार्ट कर दी। जैसे नमक फैलाते हैं अपन, वैसे हमने आयरन के चूरे को या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को हमने इस कंडक्टर के चारों तरफ इस कार्डबोर्ड के ऊपर फैला दिया। और फिर हमने इसको ऐसे जेंटली इस तरह से टैप किया। टैप करने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि सारे के सारे जो मैग्नेट, ये आयरन के जो चूरे थे, उन्होंने अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लिया। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे होती हैं, कुछ इस तरह का पैटर्न हमने देखा कि जैसे ही हमने आयरन फिलिंग्स को, आयरन के चूरों को स्प्रेड किया तो उन्होंने खुद को कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया, जस्ट लाइक इन द फिगर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स तो हमने बता दी, बट सर्कल्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये देखने के लिए हमने एक रूल बनाया। रूल था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाएंगे कि क्या वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे कि ये है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें अपने राइट हैंड में होल्ड करना है इस तरह से कि अगर ये पेंसिल की नेप करंट की डायरेक्शन को शो करती है, इस तरह से होल्ड करना है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो हमारी ये फिंगर की कर्ल्स, ये फिंगर्स का जो भी घुमाव है, ये डायरेक्शन शो करेगी किसकी, ये डायरेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस तरह का था। हमने क्या करा, इसको अपने राइट हैंड में होल्ड किया, थंब को कौन सी डायरेक्शन में रखा, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा। ये देखिए थंब कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और हमने इसको ऐसे घुमा दिया। तो करंट, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है,
हमने इसको ऐसे होल्ड करा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, थंब ऐसे रहेगा करंट की डायरेक्शन में, थंब कैसे रहेगा करंट की डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स हैं ये कंडक्टर के चारों तरफ घूमेगी। ये कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर ये कंडक्टर में करंट कुछ इस तरह से फ्लो करती है, मतलब ऊपर से नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, तो हम इसको इस तरह से होल्ड करेंगे अपने राइट हैंड पे। थंब कहाँ पर पॉइंट करेगा, थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये थंब है कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में। तो हमारी जो फिंगर की कर्ल्स हैं ये कहाँ घूम रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, पढ़िए एक बार। इट स्टेट्स दैट इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करना है इन सच अ वे दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब कहाँ पर पॉइंट कर रही है, करंट की डायरेक्शन में। तो ये फिंगर की कर्ल्स जो हैं ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, इसमें लास्ट में मैंने एक वर्ड ऐड करा है, वो वर्ड क्या है, वाइस वर्सा। ये क्या बोलती है, ये बोलती है उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा कैसे, कि अगर ये फिंगर की कर्ल्स हैं, फिंगर के जो कर्ल्स हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन बता रही है, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता है। जैसे किसी सर्कुलर कॉइल में हो सकता है, ये देखिए ये एक सर्कुलर कॉइल, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब करंट इस तरह से फ्लो हो रही है इसके अंदर, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने क्या करा, हमने फिंगर की कर्ल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, ऐसे ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा इस तरह का, तो हमें थंब को रखना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और ये क्या बता देगी, मैग्नेटिक फील्ड बता देगी। और अगर कंडक्टर हमारा ऐसा हुआ सर्कुलर, तो हमने क्या करा, करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर्स को रखा, क्योंकि ये फिंगर्स हमारी गोल घूम सकती है, हमने इसको करंट की डायरेक्शन में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड किसने बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड थंब ने बता दिया। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जा सकता है जब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखा जा सकता है जब कॉइल कैसी हो, सर्कुलर हो, और मतलब जो कंडक्टर हमारा हो वो सर्कुलर हो, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बता देगा, थंब बता देगा। और अगर कंडक्टर स्ट्रेट हो तो थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बता देगी, वो हमारी फिंगर्स, जहाँ पर जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूम रही है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। ठीक है, ये आपके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ये हैंड इस तरह से है कि थंब कौन सी डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो हमारी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स का जो घुमाव है, फिंगर्स का जो कर्ल है, वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ पे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, फिंगर्स कहाँ घूम रही है, अंदर की तरफ घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की उल्टी दिशा में। जो क्लॉक की उल्टी दिशा में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर करंट कैरिंग मतलब हमारा जो कंडक्टर होगा वो सर्कुलर होगा या कोई लूप की फॉर्म में होगा, क्लोज पाथ होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख लेंगे। हमने ये करंट की डायरेक्शन में रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आ गई इस तरह से। अभी कैसे बनती है वो हम देखते हैं। हमने क्या करा, इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में से हमने दो कार्डबोर्ड इस तरह से निकाल दिए, दो कार्डबोर्ड निकाले हमने, और हमने क्या करे, उस पर आयरन फिलिंग्स यानी लोहे के जो चूरे होते हैं, आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको ऐसे स्प्रेड करा, और हमने देखा कि ये तो कंसंट्रिक सर्कल्स बन गई। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कंसंट्रिक सर्कल बताए थे, बट इसके लिए भी कंसंट्रिक सर्कल बन गई। तो मेरा आंसर ये है कि कंसंट्रिक सर्कल बनेगी क्यों नहीं, क्योंकि इस कंडक्टर का हर एक छोटा सा टुकड़ा, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का हर एक छोटा सा टुकड़ा, देखो ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है। अब इसका हर एक छोटा सा टुकड़ा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही तो है। देखो इसको मैं छोटा सा टुकड़ा आपको बना के बताता हूँ। हम इसको इरेज करते हैं, एक छोटे से टुकड़े की बात करेंगे बस।
अब ये एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास बचा, अब इसकी शेप देखो, ये रही, ये स्ट्रेट जैसी लग रही है कि नहीं लग रही? अब ये स्ट्रेट अगर लग रही है तो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या पढ़ा है कि वो तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनाएगा। साइंस में हम एक जगह जो रूल पढ़ते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनाएगी। अब ये जो सर्कुलर कॉइल थी, इसका हर एक छोटा सा हिस्सा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ही बिहेव कर रहा है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर ही तो क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े जो हैं ये मिलकर ही सर्कुलर कॉइल बना रहे हैं। तो ये सारे टुकड़े क्या करेंगे, सारे टुकड़े मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सर्कुलर लूप बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की हो जाएगी, देखिए, ये मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप है। अब इसके अंदर ये कंसेंट्रिक सर्कल्स ये ऐसे बन रहे हैं, ये सर्कल्स जो हैं ये यहाँ से घूम रहे हैं और ये सर्कल कंप्लीट करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। फिर इसके लिए ये ऐसे घूम रहे हैं और कंप्लीट करके यहाँ से निकल रहे हैं। फिर इसके लिए ये ऐसे घूम रहे हैं और कंप्लीट करके यहाँ से निकल रहे हैं। फिर इसके लिए यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं और कंप्लीट करके यहाँ से निकल रहे हैं। फिर इधर देखिए, ये अपना सर्कल इस यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और सर्कल कंप्लीट कर रही है इस तरह से, फिर यहाँ से निकल रही है। इधर देखिए, ये यहाँ से निकलकर वापस से यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर बहुत सारी गुच्छे इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुच्छे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से निकलेंगी और ये अपना कर्व इस तरह का बनाएंगी, ये इस तरह से घूम जाएंगी और फिर वापस से मैग्नेट के अंदर जाएंगी। तो मैग्नेट के सेंटर में क्या होंगी, आपको ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलकर क्या होंगी, ये ऐसे अपना जो लूप है ये कंप्लीट कर लेंगी चारों तरफ से। तो मैग्नेट के सेंटर में हम क्या देख सकते हैं, मैग्नेट के सेंटर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बीच से कुछ इस तरह से बाहर आ रही है। जैसे ये मेरी फिंगर्स इस लूप में से बाहर आ रही है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से बाहर आएंगी। बाहर कब आएंगी? जब डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन होगी इस तरह की, जब हमारा थंब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर आएंगी। अब मान लीजिए करंट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पॉइंट करेंगी, इसके अंदर, मतलब उल्टी दिशा से बाहर आएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी। पहले कहाँ से बाहर आ रही थी, यहाँ से बाहर आ रही थी, अब कहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। मतलब आपको इस तरह की ये ऐसी दिखेंगी, अंदर जाती हुई, और इसको ऐसे घुमा दिया तो यहाँ से बाहर आती हुई, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पर डायग्राम बनाया है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन नहीं शो करी। करंट की डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ, करंट कैसे जा रहा होगा। तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाकर देखिए, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ये सर्कल ऐसे घूमेंगे। तो हम यहाँ पर एरो बना देते हैं, ठीक है। सॉरी, ये एरो उल्टा बन गया। ये सर्कुलर लूप का ये वाला जो पार्ट था, ये राइट, ये लेफ्ट वाला पार्ट था। लेफ्ट वाले में करंट कहाँ जा रही थी, नीचे जा रही थी, ठीक है, नीचे जा रही थी। तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो ये राइट वाला पार्ट है, इसमें करंट कैसे जा रही है, इसमें करंट ऊपर जा रही है। देखिए आप, ये करंट यहाँ पे घूम रही है, ये लेफ्ट वाले हिस्से में कहाँ पहुँची, नीचे। फिर ये घूमकर यहाँ पर आई, राइट वाले हिस्से में कहाँ, ये राइट वाले हिस्से में ऊपर है। अगर ये राइट वाले हिस्से में ऊपर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ये राइट वाला हिस्सा ऊपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से घूम रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये करंट लेफ्ट वाले पार्ट में करंट कहाँ जा रही है, ये करंट यहाँ पर नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी। तो करंट की ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैंने यहाँ पर गलत बना दी कि कैसे बननी चाहिए थी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बननी चाहिए थी। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बननी चाहिए थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये करंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब इसको नीचे जाते हुए आप इसको राइट हैंड में पकड़िए, तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह के। और ये जो कंडक्टर है, अब ये मतलब राइट हैंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पर करंट कहाँ जा रही है, ऊपर। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आप बनाकर देखिए, ऊपर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरह से, ये इस तरह से ये आ रही है कौन सी डायरेक्शन में, ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बीच में क्या हुए, बीच में दोनों मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए।
यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कहाँ आना चाहिए, ये बाहर आनी चाहिए, हमने कहाँ दिखा दी, अंदर, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसमें करंट कहाँ जा रही है, इसमें करंट नीचे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी हैं। ठीक है, अब ये राइट वाले पार्ट में करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। सेंटर में हम क्या देखते हैं, सेंटर में हम देखते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस जो हैं दोनों की वजह से वो डायरेक्शन जो है वो सेम आती है। देखिए यहाँ से भी अंदर आ रहा है, यहाँ से भी अंदर आ रहा है, तो जैसे कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हुआ ये वाला, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, इस एंड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है और इस एंड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो नेट इफेक्ट होगा वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सेंटर से बाहर आती हुई आपको नजर आएंगी, सेंटर से ऐसे बाहर आती हुई नजर आएंगी। ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, करंट की डायरेक्शन है ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर आपने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दी तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाती हुई ऐसे नजर आएंगी, सारी कहाँ जा रही है, इसके अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। आप बुक में डायग्राम देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम्स बने हुए हैं, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज के लिए मतलब आपको लगाना है, यही राइट हैंड थंब रूल है। अगर कोई भी कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, जिसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये इस तरह से, अगर ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, ऊपर। अगर इसकी डायरेक्शन को बदल कर हम ये ऐसे, ये डायरेक्शन हमने बदल दी और इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चली गई, नीचे। तो आप क्लॉकवाइज ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज नीचे, इस तरह से याद नहीं करेंगे, आप हमेशा रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो फिंगर्स को, सॉरी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, थंब। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो सॉरी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, थंब। कहाँ पर है, पेपर के अंदर जाता हुआ, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर कहाँ है, पेपर के बाहर आता हुआ, यहाँ पर उल्टा हो गया, तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई, इनटू द प्लेन। यहाँ पर करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, सॉरी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से एक बंच बनाकर या तो बाहर आएंगी या फिर बंच बनाकर अंदर जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें अज्यूम करिए कि जो करंट है हमारा वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहाँ आना चाहिए, इनको बंच बनाते हुए बाहर की तरफ आना चाहिए, ये इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बंच बनाते हुए बाहर आएंगी और फिर बाहर निकल के क्या करेंगी, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऐसे घूम के अपना सर्कल जो है पूरा कर लेगी और नीचे एंटर कर जाएगी। ये ऐसे घूम जाएंगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ये इस तरह से घूम जाएगी और ये अपना जो लूप है ये पूरा कर लेगी। ठीक है, ये उसी तरह से हो जाएगा जैसे एक टायर की ट्यूब पर आपने ऐसे गोल 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 वायर्स जो हैं बहुत सारे लपेट दिए हैं। ठीक है, वायर्स एक तरफ से अंदर आएंगी और एक तरफ से ऐसे घूमकर बाहर आएंगी। ठीक है, तो जैसे ये सर्कल का लूप, मतलब ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए बाहर आ रही हैं और बाहर आके ये ऐसे घूम के वापस से कहाँ चली जाएगी, अंदर। ये ऐसे बाहर घूमकर वापस से अंदर, ये ऐसे घूम के वापस से अंदर, ये ऐसे घूम के वापस से अंदर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब अगर हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दी, एंटी क्लॉकवाइज करने से क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर चली जाएंगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ को पॉइंट कर रही है, सारी इनटू द प्लेन है। इसको घुमा देंगे हम तो सारे ऐसे, ये सारी आपको इस तरह से नजर आ जाएंगी। ये इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी यहाँ से निकल रही हैं। करंट की डायरेक्शन जब एक तरफ है, जैसे हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ये सारी कहाँ से निकलेंगी, ये सारी यहाँ से निकलेंगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर लूप के लिए।
आई होप अब आपको करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब आप बता पाओगे। तो आज हम यही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड।